हेलो दोस्तों, मैं महेश पुतवा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हर्ष काल के बारे में तथा उत्तर भारत में तीन विशाल साम्राज्य, ठीक है। उत्तर भारत में, दक्कन में, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से साम्राज्य थे हमारे? पाल वंश था, एक हमारा प्रतिहार वंश था और एक राष्ट्रकूट वंश था। तो तीनों की चर्चा हम कर चुके हैं, हर्ष काल को भी इसको में मिला ले तो चार हो गए, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य की, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चालुक्य साम्राज्य क्या होता है, चालुक्य वंश क्या होता है। उसके बाद हम परमार वंश पे आएंगे और अंतिम में चंदेल वंश तक हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। और जो अगले टॉपिक में होगा वो हम फिर मध्यकालीन भारत पे स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत से, ठीक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, तो अब चोल साम्राज्य आया कहां से, इन्होंने क्या क्या काम किए, इनके क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, कौन कौन से राजा हुए, तो आज हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चोल साम्राज्य की। तो जो चोल साम्राज्य है उनके संस्थापक, ये बनाया किसने था, मतलब इसकी स्थापना किसने की? तो आज जो चोल साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी विजयालय ने। किसने? विजयालय ने, ठीक है दोस्तों। विजयालय ने की थी और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तांजाय, जिसको आज के तौर पर बात करें तो तंजौर कह सकते हो, ठीक है। तंजौर में अपनी राजधानी बनाई थी। और बात करें कि जो चोल साम्राज्य ने अपना शासन कहाँ तक फैलाया, तो जो दक्षिण में ये उतरे, दक्षिण में जीतते गए राजाओं से साम्राज्य फैलाया। फिर ये श्रीलंका में गए, श्रीलंका के राजाओं से लड़े, वो जीते। फिर उत्तर श्रीलंका में इन्होंने अपना राज किया, ठीक है। और नौसेना भी इनकी बहुत अच्छी थी, नाव के थ्रू व्यापार करना, वो सेना भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो एक एक करके सारे फैक्टों को हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके क्या महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य। तो चोल जो साम्राज्य है उनके संस्थापक कौन है, पहली बात, और उनकी राजधानी, ठीक है। कहां पर था ये चोल साम्राज्य, कहां पर था? तो पहले बात करते हैं संस्थापक। जो इसके संस्थापक हैं वो हैं विजयालय। कौन? विजयालय। विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। विजय, और जिसकी राजधानी वो है तांजाय या फिर तंजौर, ठीक है, तांजाय, जिसको तंजौर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या स्थापना इसकी की थी। अगर हम बात करें तो विजयालय को एक उपाधि भी मिली थी, विजयालय को नर केसरी की उपाधि मिली थी। किसकी? नर केसरी। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? नर केसरी की उपाधि। नर केसरी की उपाधि किसको? विजयालय को, जो कि चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करें इसकी कि ये कब से स्टार्ट माना जाता है। तो जो चोल साम्राज्य था जो लगभग 850 ईस्वी से स्टार्ट माना जाता है। पहले क्या थे, जो विजयालय था ये क्या था? सामंत था। किसका? आरंभ में ये पल्लवों का सामंत था। पल्लवों के बारे में हमने पढ़ा था, तो पल्लवों के सामंत थे। फिर इनके बाद विजयालय बना था सन 850 ईस्वी में। कब इसने की थी? 850 ईस्वी में स्थापना की थी चोल साम्राज्य की। किसने? विजयालय ने, ठीक है दोस्तों। अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो नवीं सदी के अंत तक, ठीक है, नवीं सदी के अंत तक, मतलब नवीं सदी जब खत्म ही हो रही थी उस टाइम चोल कांची के पल्लवों से क्या किया? कांची के पल्लवों को शिकस्त दी। कांची मतलब कांचीपुरम, कांची मतलब कांचीपुरम। आधुनिक की बात करें तो कांचीपुरम में पल्लवों का राज था, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। कांचीपुरम में किसका राज्य था? पल्लवों का राज्य था। तो चोल साम्राज्य, चोल का जो राजा था उसने पल्लवों से लड़ाई की। तो नवीं सदी के अंत तक चोल ने कांची के पल्लवों के साथ लड़ाई की और उनको शिकस्त दी, मतलब हरा दिया था। इस प्रकार दक्षिण में तमिल में, जो तमिल अपन को पता है तमिलनाडु, वहां पर भी किसका साम्राज्य हो गया? फिर चोल साम्राज्य फैल गया, ठीक है। चोल साम्राज्य, और तमिल में किस जगह पे? टोंड टोंडई मंडलम, टोंडई मंडलम में। मैं लिख देता हूं। तो नवीं सदी के अंत तक
9वीं सदी के अंत तक चोल ने किसके चोल राजा ने पल्लवों को क्या दी शिकस्त दी, पल्लवों को शिकस्त। और पल्लव कहाँ के थे, सॉरी शिकस्त, ठीक है। ये पल्लव कहाँ के थे, ये थे कांची के, कांची के पल्लवों को शिकस्त दी। और तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है, पहले जो तमिलनाडु की जगह थी उसको बोलते हैं टोंडई मंडलम, ठीक है। और तमिलनाडु पे क्या किया, दक्षिण तमिल लिख देना, तमिल के दक्षिण भाग में दक्षिण तमिल, जिसको क्या कहते हैं टोंडई मंडलम, क्या बोलते हैं टोंडई मंडलम, टोंडई मंडलम, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से दक्षिण में भी जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को दक्षिण में भी किसका राज्य हो गया, चोल साम्राज्य का राज्य हो गया। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता देता हूं, कृष्ण तृतीय, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी दे चुके हैं, कृष्ण तृतीय वो किस साम्राज्य के राजा थे, वो थे राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है। कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय ने चोल के राजा थे परातंक, चोल साम्राज्य के एक राजा थे परातंक, उसकी चर्चा कर लेंगे बाद में कि इनके कौन कौन से राजा थे। तो चोल साम्राज्य के एक राजा थे, उनको क्या किया, हराया था, ठीक है। तृतीय कृष्ण ने चोल राजा को हराकर उसके साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। किसने, कृष्ण तृतीय ने। और हमें पता है कृष्ण तृतीय कौन था, राष्ट्रकूट साम्राज्य का एक अंतिम शासक था, ठीक है। तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया, परातंक को हराया और जो उत्तरी हिस्से पर जहां पे वो राज करता था उसके उत्तरी हिस्से पर, ये कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूँ, केवल जो इंपॉर्टेंट तत्वों को मैं आपको लिखते जाऊंगा। तो उत्तरी हिस्से पर क्या किया, कब्जा कर दिया, किसका फिर कब्जा था उस टाइम, कृष्ण तृतीय का। ये थोड़ा याद रख लेना, कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था, चोल राजाओं को हराया था। चोल राजा कौन था, परातंक, चोल राजा कौन था, परातंक। और परातंक प्रथम डालना, क्योंकि परातंक नाम का एक आगे भी आए हुए हैं। परातंक प्रथम को हराया था कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परातंक को हराया था और जिस पर पहले अधिकार था उनका, उसके उत्तरी भाग पर उन्होंने अधिकार कर लिया, तृतीय कृष्ण ने। अगर हम बात करें, ये तो हो गए इनके थोड़ी छोटी छोटी बात है, अगर हम बात करें स्वतंत्र राज्य स्थापित बाकी में किसने किया, ये तो थोड़े बहुत छोटे मोटे थे, विजयालय इन्होंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। लेकिन जब स्वतंत्र राज्य की बात आती है तो सबसे ज्यादा स्वतंत्र राज्य जो जिसने किया था वो थे आदित्य, ठीक है, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, जिनको एक उपाधि भी मिली थी, कोदंड राम की उपाधि, किसकी, कोदंड राम की उपाधि। मैं यहां लिख देता हूं, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था, ठीक है। इनको उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि मिली थी, कोदंडराम की उपाधि, कोदंडराम की उपाधि, कोदंडराम की उपाधि किसको मिली थी, आदित्य प्रथम को मिली थी। ये एक महान राजा थे, इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की चोल साम्राज्य में, ठीक है दोस्तों। तो इतना ये हो गया। इसके बाद बहुत भी महत्वपूर्ण राजा आए, जैसे कि राजराज, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और परातंक, ये बहुत ही मतलब पराक्रमी राजा कह सकते हैं उनको, बहुत ही ताकतवर, मतलब अच्छे इन्होंने शासन चलाया और अच्छे इलाकों में इन्होंने कब्जा किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है। जैसे राजराज बहुत ज्यादा फेमस, राजेंद्र प्रथम, पुरातन परातंक, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण राजा मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि पहले तो परातंक राजा हुए, परातंक प्रथम लिख सकते हो आप। दूसरे राजा हैं राज, ठीक है, राजराज, दो बार राजराज, ठीक है, राजराज राजा हुए। फिर एक राजेंद्र प्रथम राजा हुए, फिर एक राजेंद्र द्वितीय राजा हुए। तो ये सब किसके राजा है, चोल साम्राज्य के राजा, और इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे। तो हम बात करते हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो राजराज राजा और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में क्या होता था और उन्होंने ऐसी क्या चीजें बनवाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम की। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम की बात करें तो सबसे पहले जो समृद्ध चोल राजा था, सबसे पहला जो समृद्ध चोल राजा था जिसने बहुत सारे काम किए, बहुत मंदिर बनवाए, शिव जी के मंदिर बनवाए, विष्णु के मंदिर बनवाए,
बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने काम किया, वो थे राजराज। तो पहले समृद्ध राजा थे राजराज। तो यहां लिख सकते हो पहले समृद्ध राजा, ठीक है, राज, ठीक है, राजराज, पहले समृद्ध राजा राजराज, ठीक है, एक साथ ही लिख लो, राज, पहले समृद्ध राजा थे राजराज। इन्होंने तकरीबन 29 साल तक शासन किया लगभग। कब से शासन किया? लगभग 1985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक, ठीक है, 1985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक इन्होंने लगभग शासन किया। ये पिता के टाइम पर ही क्या ये युवराज चुन लिए गए थे। जो राजराज थे ना, ये पिता के टाइम पर ही, जब इनके पिता थे उनके टाइम पर ही युवराज इनको बना दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। गद्दी पर बैठने से पहले इनको तलवारबाजी, घुड़सवारी, अच्छे मतलब युद्ध में एक पराक्रमी लोग होते हैं ना, वो बन गए थे अच्छे खासे। उनको सब चलाना आता था, तलवारबाजी वगैरह, घुड़सवारी, सब कुछ आ गया था गद्दी पर बैठने से पहले, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे ये, ठीक है। तो समृद्ध वो बात हो गई। अगर हम और बात करें तो त्रिवेंद्रम क्या एक जगह है, ये सुनना, केवल ये लिखना नहीं, सुनना, लिख सकते हो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो त्रिवेंद्रम एक जगह है जिसको तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, कहाँ पड़ती है? केरल में। तो त्रिवेंद्रम में राज था चेरों का। किसका राज था? चेरों। त्रिवेंद्रम में चेरों का राज, देखना यहाँ पे लिखना, त्रिवेंद्रम में चेरों, ठीक है। त्रिवेंद्रम में किसका राज था? चेरों का राज था। तो चेरों की जो नौसेना थी, नौसेना मतलब जो नाव वाली जो सेना होती है, तो नौसेना को हराया था, ठीक है। त्रिवेंद्रम में चेरों की नौसेना को हराकर कोइलोन पर हमला कर दिया। कोइलोन उसकी राजधानी, ठीक है, चेरों की, तो उस पर हमला कर दिया और अपना शासन जमा लिया। किसने? चोल साम्राज्य ने, चोल राजाओं ने, याद रखना, क्योंकि तभी बताया जाता है चोल राजाओं के पास बहुत बड़ी नौसेना थी। वो नौसेना किसकी थी? वो चेरों की थी। और वो कहां पर थे? त्रिवेंद्रम में थे। त्रिवेंद्रम मतलब आज की बात करें आधुनिक की तो तमिलनाडु, जिसको हम वो तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, ठीक है, उसमें पड़ता है केरल में। तो चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया उन्होंने, हराया, और किस पर अधिकार कर लिया? कोइलोन पर अधिकार कर लिया, ठीक है, हमला कर दिया कोइलोन पर। इसके बाद उसने फिर जैसी नौसेना हाथ में आ गई उसके, इसके बाद फिर उसने और काम किए। मदुरै पर हमला कर दिया। फिर किसके पास? मदुरै पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या किया उसने? ये लिखते रहना, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो आप लिख लेना, नोट्स बना लेना वीडियो को पॉज करके। तो अब क्या है, उन्होंने क्या किया फिर? मदुरै एक जगह है, वहां पर इन्होंने हमला कर दिया। और मदुरै में जो राज था वो किसका राज था? पांड्य राजाओं का। मदुरै पर हमला कौन थे? पांड्य राजाओं का राज, ठीक है, पांड्य राजाओं का राज था वहां पर। कहां पर? मदुरै में। तो मदुरै में भी चोल जो थे चोल, उन्होंने हमला कर दिया और जो वहां के राजा थे उनको क्या बना दिया? जो पांड्य राजा थे उनको बंदी बना लिया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? और साम्राज्य को बढ़ाया, और श्रीलंका पर उन्होंने चढ़ाई चालू कर दी। तो श्रीलंका पर चढ़ाई चालू की और श्रीलंका के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ऊपर के क्षेत्र, उस पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पर नौसेना भी इनके पास हो गई, मदुरै का पूरा स्थान भी इनके पास हो गया, श्रीलंका का उत्तरी एरिया भी इनके पास हो गया। और दोस्तों इन्होंने मालदीव पर भी अपना राज्य जमाया, ठीक है, विस्तार किया, राज्य का विस्तार किया, मालदीव में भी अपना राज्य बनाया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी पूरी कहानी फिर दोबारा से मैं समझा देता हूँ एक और बार। तो सबसे पहले क्या हुआ? त्रिवेंद्रम में थे कौन? चेर, ठीक है, त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया इन्होंने पहले, त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया। और किस पे हमला किया? इन्होंने किया कोइलोन पर हमला, कोइलोन जगह है वहां पर हमला किया और वाली जगह इन्होंने अपनी कर ली। उसके बाद ये मदुरै में पहुंचे, मदुरै में हमला किया, वहां पर पांड्य राजाओं का राज था, तो पांड्य राजाओं को भी हराया इन्होंने। तो फिर क्या किया वहां, और ये पांड्य राजा थे उनको बंदी बना लिया, तो वहां पर भी इन्होंने कब्जा जमा लिया। फिर ये चढ़े श्रीलंका की तरफ, तो श्रीलंका में चढ़ गए, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में इन्होंने
फिर हमला किया तो श्रीलंका हमला किया तो उत्तरी क्षेत्रों को अपने कब्जे में इन्होंने कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी छोटी मोटी एक कहानी थी कि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया। अगर हम राज राजा की बात करें, जो राज राजा हैं, राजराज या फिर राज राजा कुछ भी लिख सकते हो, राजराज वो कौन से धर्म के मानने वाले थे? ये मानने वाले थे शैव धर्म के। कौन से? शैव धर्म, मतलब शिव जी के धर्म को मानने वाले। इसलिए इन्होंने बहुत सारे शिव मंदिर भी बनवाए, विष्णु मंदिर भी बनवाए। ये और इनके बेटे के बारे में भी हम पढ़ेंगे, राजेंद्र प्रथम के बारे में। उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए, ठीक है, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर। तो इनके जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो महान मंदिरों में से है, एक है राज राजेश्वरी मंदिर। कौन सा है? राज राजेश्वरी मंदिर। वो किसने बनवाया था? वो राज ने बनवाया था। ठीक है, राज राजेश्वरी मंदिर, राज राजेश्वरी मंदिर, राजेश्वरी मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज ने करवाया था, राज ने निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें राज राजेश्वरी मंदिर कहां पर है, तो ये राज राजेश्वरी मंदिर पड़ता है हमारा केरल में। केरल में किस जगह पर? केरल में जगह है कुन्नूर। केरल में कुन्नूर, केरल में कुन्नूर जगह में राज राजेश्वरी मंदिर है, जो कि राज ने इसका निर्माण कराया था। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, माना हुआ है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये तो तुम बता दोगे, नाम में ही छिपा है इसका, राज। अगर बोला गया है कि ये किस साम्राज्य का राजा था, तो वो चोल साम्राज्य का राजा था जिसने राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्होंने जो राजराज हैं, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण और करवाया। मंदिर तो इन्होंने बहुत बनवाए, लेकिन इनमें फेमस मैं मंदिरों की बात कर रहा हूं। तो एक मंदिर और है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर भी किसका? शिव जी का। बृहदेश्वर मंदिर भी किसका? शिव जी का। लिख देता हूं, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर भी किसने बनवाया? राजा ने ही बनवाया था। और ये कहां पर है? ये पड़ता है तंजौर में। तंजौर में क्या? तंजौर कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहां पर? तंजौर, तंजावुर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तंजौर में किसका निर्माण? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? राजा ने करवाया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया थोड़ा इनके बारे में कि राज के क्या काम थे, और इन्होंने पूरी स्टोरी हमने थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे उनके ले लिया। अब हम बात करते हैं जो इनका जो पुत्र था, इनका जो बेटा था, वो था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। इनके अब बेटों की बात आती है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम को भी एक उपाधि मिली थी। राजेंद्र प्रथम को भी एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? वो मिली थी गंगे कोंडचोल। गंगे कोंडचोल की उपाधि बात करते हैं, राजेंद्र प्रथम। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम, देखो जैसा कि हम जानते हैं वो कब चले गए थे, उन्होंने राज छोड़ दिया था। किसने? राज ने 1014 में। तो 1014 में ही ये आ गए थे, और तकरीबन उन्होंने 30 साल तक शासन संभाला। मतलब 1044 ईस्वी तक ये रहे। और इनको एक उपाधि भी मिली है। कौन सी बताई थी? गंगे कोंड चोल। ठीक है, कौन सी उपाधि मिली है इनको? उपाधि गंगई भी बोल सकते, गंगई कोंड चोल। ठीक है, गंगई कोंड चोल। गंगई कोंड चोल का मतलब होता है गंगा को चोल, गंगा का चोल विजेता, गंगा का चोल विजेता। ठीक है, आगे हम बात करें राज का, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, राज और राजेंद्र प्रथम ने क्या बनवाए थे? बहुत सारे अनेक स्थानों पर शिव मंदिर और विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया। और इन मंदिरों की दीवारों पर आपको अभिलेख मिलेंगे। इन दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख मिलेंगे, और उन अभिलेखों में क्या लिखा गया है? इनके जीत के विवरण के बारे में बताया गया है। किसके? चोल साम्राज्य के जीत की विवरण बताया गया है। किस पे? जो दीवार बनी है उन पर अभिलेख लिखे हैं, उन पर चोल जो राजाओं थे उनके जीत के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें राजेंद्र प्रथम, तो इनकी राजधानी कहां पर थी? इनकी राजधानी इन्होंने बनाई। ठीक है, इन्होंने राजधानी बनाई कावेरी के निकट। कावेरी नदी है, कावेरी के निकट। और देखो इनको उपाधि कौन सी मिली थी? इसी के नाम पर राजधानी बनाई है, गंगे कोंडचोल बनाई उपाधि थी।
तो इन्होंने अपनी राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम बनाई। गंगैकोंडचोलपुरम बनाई। कहां पर? ये बनाई थी कावेरी नदी के पास में। ठीक है, राजधानी की बात करें, उनकी राजधानी तो तंजौरी थी। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? कौन सी बनाई? कावेरी के पास, कावेरी के पास। और राजधानी का नाम क्या? वही गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम। ठीक है दोस्तों, तो ये राजधानी की बात हो गई। और हम बात करें, इन्होंने बहुत आगे तक शासन किया, 9वीं सदी से लगभग 12वीं सदी तक। 9वीं सदी से मतलब 850 में आते, 9वीं सदी से मतलब 12वीं सदी तक इन्होंने शासन किया। और उस टाइम पे क्या था? अफगानों का आक्रमण होने लगा था। जो अफगानिस्तान से लोग आए हुए थे उनका आक्रमण होने लगे था। तो आपने सुना होगा गजनी, गजनी एक जगह, गजनी का एक महमूद भी आया था। तो गजनी का महमूद किसका समकालीन था? वो राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था। गजनवी जो गजनी था वो किसका समकालीन था? वो राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था। उसके बाद राजेंद्र टू आया। ठीक है, राजेंद्र टू आया। राजेंद्र टू को भी एक उपाधि दी गई थी। राजेंद्र टू को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रकेसरी की उपाधि मिली थी। इसके बाद कौन आया? राजेंद्र टू, राजेंद्र द्वितीय। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? इसको उपाधि मिली थी प्रकेसरी। प्रकेसरी उपाधि कौन सी थी इसकी? प्रकेसरी की उपाधि, सॉरी, प्रकेसरी की उपाधि इसको मिली थी। अगर हम इसके अंतिम राजाओं की बात करें, चोल साम्राज्य का जो अंतिम राजाओं की बात करें, तो इसका अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। आगे थोड़े और भी फैक्टर लेंगे, मैं अंतिम राजाओं की बात कर रहा हूं अभी। जो इसका अंतिम राजा था किसका? चोल साम्राज्य का, वो कौन था? राजेंद्र थ्री, मतलब राजेंद्र तीसरा वाला। पहले तो राजेंद्र वन, राजेंद्र टू और राजेंद्र थ्री अंतिम राजा हुआ। और बात करें चोल प्रशासन, चोल प्रशासन में देखो ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चोल प्रशासन में जो भाग लेने वाले जो उच्च अधिकारी थे, जो पद पर बैठे हुए थे, मतलब जो होते हैं मंत्री वगैरह, ब्राह्मण, जो सलाह वगैरह सलाह देते हैं, सेनापति होता है जो सेना को संभालता है, तो ऐसे उच्च पदाधिकारी जो थे वो किसमें? चोल साम्राज्य में। तो उनको क्या बोलते थे? तो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को कहते हैं पेरुंदरम। ठीक है, चोल साम्राज्य में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहते हैं? पेरुंदरम, पेरुंदरम। ठीक है, उच्च पद अधिकारी, पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी, इनको क्या कहा जाता है? पेरुंदरम, पेरुंदरम, पेरुंदरम। ठीक है, ये रा है, रा पे मात्रा लगी, पेरुंदरम। तो उच्च पदाधिकारी को तो पेरुंदरम कह देते हैं, और जो नीचे पदाधिकारी थे, जो निम्न वर्ग में आते थे, उनको कहते हैं सेरुंदरम, सेरुंदरम। ठीक है, निम्न पदाधिकारी, निम्न पदाधिकारी, इसको क्या कह देते हैं? सेरुंदरम, दुरम। ठीक है, सेरुंदरम की बात हो गई। तो जो उच्च पद पर बैठे थे उनको पेरुंदरम, जो निम्न वर्ग पर बैठे होते हैं उनको सेरुंदरम कहा जाता है। लेखों में जो लेख भी लिखे गए हैं उनमें जो उच्च पदाधिकारी है ना, उनको उड़न कूटम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उच्च पदाधिकारियों को लेखों में उड़न कूटम, उड़न कूटम, उड़न कूटम भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थोड़ा इसके बारे में। उड़न कूटम इसका मतलब होता है, उड़न कूटम का मतलब होता है कि राजाओं के पास हमेशा रहने वाला, हमेशा राजाओं के पास रहने वाला, उसको उड़न कूटम कहा जाता है। जो उच्च पदाधिकारी जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे उनको। अब ब्राह्मण, और इसमें ये भी बताता हूँ कि दान दक्षिणा के बारे में कि उनको क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती है थी जिस पर कोई कर नहीं लगता था, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त, कर मतलब टैक्स, जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, वाली भूमि को क्या कह देते हैं? चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी मंगलम। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? ब्राह्मण को दी जाने वाली कर मुक्त, कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री, कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि, उसको क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम।
चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है दोस्तों, चतुर्वेदी मंगलम। नहीं दिख रहा, मैं नीचे लिख देता हूं, चतुर्वेदी मंगलम। करमुक्त भूमि क्या कहलाती है? चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और दान दी हुई गई भूमि, ठीक है, दान दी गई भूमि, ये तो दान में नहीं है, ये क्या ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दे देते जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, उसको बोलते हैं चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम भूमि। और अगर ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं भूमि, ब्राह्मणों को दान में भूमि दे रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं ब्रह्मादे, ब्रह्मादे। ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मादे। क्या कहा जाता है? ब्रह्मादे कहा जाता है। ठीक है, और इनके टाइम पर सोने के सिक्के भी चलते थे, उन्होंने उस सोने के सिक्के को क्या कहा है? कनलजू, कनलजू कहा है। सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं? यहां पे लिख देता हूं, सोने के सिक्के, उसको क्या कहते हैं? कनलजू। ये सब इन्हीं के बात की बात है, कनलजू। ठीक है, इन्हीं के टाइम की बात है। ये पूछ लेते कनलजू शब्द का मतलब क्या है, तो सोने के सिक्के होते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं तमिल साहित्य का 3 रत्न, तमिल साहित्य के 3 रत्न, तमिल साहित्य के 3 रत्न की बात करें तो तमिल साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से हैं? एक तो है, चल पहले लिख देता हूं, बता दो। तमिल साहित्य के 3 रत्न हैं, एक है कंबन, एक है ओटकुलम, कौन सा है? ओटकुट्टम, ओटकुट्टम, और तीसरा है पुगलैंदी। तो मैं लिख देता हूं बटाल के, किसके? तमिल साहित्य के 3, तमिल साहित्य, ठीक है, तमिल साहित्य के 3 त्रिरत्न कह सकते हो, 3 रत्न कह सकते हो। ठीक है, त्रिरत्न या फिर 3 रत्न। तो पहला जो है वो है हमारा कंबन, पहला है, पहला हो गया हमारा कंबन, और दूसरा है वो है ओटक कुटम। ठीक है, ओटक कुटम, ओटक कुट्टन, ओ आधा टा फिर पूरा टा, फिर कु, फिर आधा टा, फिर पूरा टा, फिर ना, थोड़ा बोलने में अजीब सा लग रहा है। ओट कुट्टन, ओट कुट्टन। ठीक है, और जो तीसरा है वो है पुगलैंदी, तीसरा कौन सा है? पुगलैंदी। ये नाम याद नहीं करना अपन को, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ऑब्जेक्टिव आएंगे बस देख के पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो कम्बन, ओटक कुट्टन, और तीसरा है हमारा पुगलैंदी। ये क्या है? तमिल साहित्य के 3 रत्न बोले जाते हैं, तमिल साहित्य के 3 रत्न बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूं तमिल साहित्य की जगह, जो हमारे कन्नड़, कन्नड़ साहित्य की बात, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न की बात करें तो कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से होंगे? एक तो है पंप, और दूसरा है पोन्य, और तीसरा हमारा कौन सा है? रन्न। पंप, पोन्य और रन्न। यहां पर लिख देता हूं कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। ठीक है, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से थे? अभी बताया था, पंप, दूसरा पोन्य, और तीसरा कौन सा था? रन्न, रन्न है ये। ठीक है, आधा ना फिर पूरा ना, पंप, पोन्य और रन्न। अगर चोलों की राजधानी की बात करें तो चोलों की राजधानी कालक्रमेण, मतलब सबसे पहले राजधानी क्या थी, फिर उसके बाद क्या आई, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें एक राजधानी का पता नहीं, अभी पढ़ा नहीं हमने, तो बताता हूं, उर्रैयूर। ठीक है, उर्रैयूर राजधानी, क्रमानुसार राजधानियां किसकी? चोल साम्राज्यों की जो राजधानियां रही हैं स्टार्टिंग से, तो पहले तो रही है उर्रई, कौन सी? उर्रैयूर। ठीक है, उर्रैयूर रही है, जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था, बहुत पहले के थे। उसके बाद थी तंजौर, उसके बाद थी तंजौर, जैसे अभी पढ़ा था। फिर कौन सी थी? राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी, ये राजा के टाइम पे थी तंजौर तो। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने कौन सी बनाई थी? बड़ा सा लंबा सा नाम था इसका, गंगे कोंड
गंगे कोंडचोलपुरम, गंगे कोंडचोलपुरम। तो तीसरी राजधानी जो हो गई, पहले उरैयूर, तंजौर, गंगकोंडचोलपुरम, ठीक है। और एक और है लास्ट में कांची। जैसे कि मैंने बताया था कांची के ही तो थे पल्लव, उनको हराया था, ठीक है। तो कांची पर भी उनका राज हो गया था, तो ये वाली राजधानी बना ली थी। तो राजधानी कौन कौन सी थी इनकी? उरैयूर, तंजौर, गंगकोंडचोलपुरम और कांची इनकी राजधानियां रह चुकी थी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चोल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और जो महत्वपूर्ण राजाओं जो थे, महत्वपूर्ण जो शासक ये इनके जो थे, उनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली और उनमें क्या इंपोर्टेंट हो सकता है वो हमने पूरे इंपोर्टेंट तथ्य यहाँ पे ले लिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम चालुक्य वंश की। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश 3 जगहों पे था। चालुक्य वंश 3 जगहों पे था। एक था कल्याणी में, ठीक है, एक था कल्याणी में, दूसरा था वातापी और तीसरा बेगी, ठीक है। कल्याणी, वातापी और बेगी, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, इसके अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक, इसके संस्थापक कौन होंगे? इसके संस्थापक कौन होंगे? तो इसके संस्थापक वो थे, इसके संस्थापक थे तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय, इन्होंने अच्छे तरीके से इसकी स्थापना की, तेलप द्वितीय ने। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई थी? मान्य खेट में। राजधानी कहाँ थी इनकी? मान्य खेट, राजधानी थी मान्य खेट में, ठीक है दोस्तों। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तेलप द्वितीय थे और इनकी राजधानी थी मान्य खेट में। अगर हम इनके प्रमुख राजाओं की बात करें तो इनके प्रमुख राजा कौन कौन से थे? जैसे कि तेलप के बारे में, ये भी प्रमुख ही थे। तेलप 1, तेलप 2, मतलब तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3, तेलप 3, बहुत सारे राजा थे जो इनके महत्वपूर्ण राजा हुए। तो हम उसको थोड़ा लिख देते हैं, महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से हैं। सॉरी, महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। तो पहले तो बात करते हैं तेलप 1 की। फिर एक है तेलप, तेलप 1, तेलप 2, सोमेश्वर 1, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ विक्रमादित्य, विक्रमा, एक थे विक्रमादित्य, एक थे जयसिंह, एक कौन है? जयसिंह, ठीक है। एक है सोमेश्वर 1, एक है सोमेश्वर 2, सोमेश्वर द्वितीय, ठीक है। और है विक्रमादित्य 6। इसके बाद भी आए थे 3, 4, 5, 6 भी, 3, 4, 5 भी आए, 2 भी आए, लेकिन विक्रमादित्य 6 जो थे वो अच्छे पराक्रमी शासक हुए, विक्रमादित्य 6, ठीक है दोस्तों। एक है सोमेश्वर 3, एक है तेलप 3। जैसे सोमेश्वर पहले आए थे 2, ये सोमेश्वर 3 भी थे और एक तेलप 3 भी थे। अब देखो, आप सोच रहे होगा तेलप पहले आया, यहाँ पर संस्थापक ये कैसे हो गया? ये आए तो थे पहले, लेकिन जो सही से स्थापना की थी इसकी, साम्राज्य की, चालुक्य वंश की जो स्थापना की थी वो तेलप ने ही, तेलप द्वितीय ने ही की थी अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इनके महत्वपूर्ण शासक के जो प्रमुख राजा हम इनको कह सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण राजाओं ने ऐसे क्या इंपॉर्टेंट काम किए, तो उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम लिख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सोमेश्वर प्रथम की बात करूं, सोमेश्वर प्रथम, ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? पहले राजधानी क्या थी? मान्यखेट थी। तो सोमेश्वर प्रथम जो था वो अपनी राजधानी मान्यखेट से लेकर कहां पे ले गया? कल्याणी में ले गया। तभी तो हम कल्याणी के बारे में पढ़ते हैं, चालुक्य वंश यहाँ पे लिख लेना, कल्याणी वाला, ठीक। चालुक्य वंश कौन सा पढ़ रहे हैं? कल्याणी का। कल्याणी जगह है जो कि कब पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। कल्याणी कहां पर पड़ती है? कर्नाटक में, ठीक है, इनकी।
तो जो सोमेश्वर प्रथम है, लिख लेना सोमेश्वर प्रथम, ये राजधानी पहले कहाँ थी, मान्यखेट में थी राजधानी। मान्यखेट से वो इन्होंने ट्रांसफर कर दी राजधानी, कहां पर, वो कर दी कल्याणी में। वो किसने की, सोमेश्वर वन ने। सोमेश्वर वन, ठीक है, सोमेश्वर वन ने राजधानी मान्यखेट से कहां कर दी, कल्याणी में। वो कहां पड़ता है, अपना कर्नाटक में पड़ता है। किसने की, सोमेश्वर वन ने राजधानी मान्यखेट से बदलकर कल्याणी में कर दी। अगर हम बात करें सबसे प्रतापी राजा इसका कौन था, विक्रमादित्य सिक्स। जो विक्रमादित्य जो सिक्स है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था, बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा था, इसने बहुत लड़ाइयां की और जीता भी। ठीक है, अगर हम और आगे चले तो इसके विक्रमादित्य के दरबार में दो महान कवि थे। विक्रमादित्य के दरबार में दो महान कवि थे। वो कवि कौन कौन से थे, एक था विल्लड़ और दूसरा था विज्ञानेश्वर। कौन कौन से कवि थे, यहां पर लिख देता हूं। विक्रमादित्य के दरबार में विक्रमादित्य के दरबार में दो महान कवि, दो महान कवि कौन कौन से थे, एक तो कौन सा था, विज्ञानेश्वर और दूसरा बिल्हड़। ठीक है, यहाँ पर बिल्हड़ लिख देता हूं, बिल्हड़ और दूसरा विज्ञानेश्वर। अब इनकी कुछ ना कुछ ऐसी रचनाएं होंगी, ऐसी रचनाएं होंगी, तो वो तभी तो हम फेमस बोल रहे हैं। तो इनकी फेमस रचनाओं में से जैसे कि हम बात करें विज्ञानेश्वर की, तो विज्ञानेश्वर ने मितछरा, ठीक है, मितछरा की रचना की। किसकी, विज्ञानेश्वर ने मितछरा, मितछरा की रचना की। अगर हम बिल्लड़ की बात करें, मितछरा इनकी रचना है, किसकी, विज्ञानेश्वर की। और विज्ञानेश्वर किसके शासनकाल में थे, वो थे चालुक्य वंश कल्याणी में। और राजा की बात करें तो वो थे विक्रमादित्य सिक्स के शासनकाल में। अब बात करते हैं बिल्हड़, इन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा विक्रमांक देवचरित। नाम से ही पता लग रहा होगा, विक्रमांक देवचरित। तो नाम से पता चला इन्होंने विक्रमादित्य जो था ना, उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो वो इन्होंने लिखा, किसने, बिल्लड़ ने। विक्रमांक देवचरित की रचना, पूरा लिख देना, की रचना किसने की थी, बिल्हड़ ने की थी। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में थे ये दो राजकवि महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया कल्याणी वंश के बारे में, सफिशियंट है, इतना ज्यादा कुछ नहीं आएगा कि अपन को राजा पता होना चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए। अब अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में शायद ये नाम मिले, कुछ चीजें ऐसी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम चलें, चालुक्य वंश कल्याणी का हो गया। अब हम चलेंगे बातापी। बातापी जो कहां पड़ती है, बीजापुर के निकट। ठीक है, बीजापुर में भी कह सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ चालुक्य वंश। अब किसका, बातापी का, चालुक्य वंश बातापी का, और जो कि पड़ती है बीजापुर के निकट पड़ती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी जयसिंह ने। कल लिख देता हूं, चालुक्य वंश कहाँ का, बातापी, बातापी। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है बीजापुर के निकट, बीजापुर के निकट। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, संस्थापक जयसिंह। ठीक है, जयसिंह राजा थे चालुक्य वंश के, वो इसके संस्थापक थे, किसके, चालुक्य वंश के, जिन्होंने बातापी की जगह पर जो बीजापुर की निकट पड़ती है वहां पर इसकी स्थापना की जयसिंह ने। अगर हम इसके प्रमुख शासन की बात करें तो आप लिख सकते हो, प्रमुख शासन थे इनके पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, बहुत अच्छे शासक हैं, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, आप लिख लो। जो इसके प्रमुख शासक हैं वो हैं पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, सबसे जो प्रतापी राजाओं की बात करें इसमें सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आपने, पुलकेशिन प्रथम हो गया, कीर्तिवर्मन हो गया, पुलकेशिन द्वितीय हो गया, विक्रमादित्य हो गया, और ये
इनके विक्रमादित्य हो गया, विनयादित्य हो गया, विजयादित्य हो गया, लिख लेना विनयादित्य और विजयादित्य। तो इनके प्रतापी राजा थे, मतलब अच्छे शासक थे इनके। अगर हम सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो सबसे प्रतापी राजा इसमें था, वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन को हराया था। बोला था ना मैंने, हर्षवर्धन हार गया था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का था? वो चालुक्य वंश का था। और किस जगह का? वातापी का। तो उसको हराया और परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसने? पुलकेशिन द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली? पुलकेशिन, यहां पे लिख देना। उसके बाद जो आपने प्रमुख राजाएं लिखे होंगे उसमें डाल देना पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली? परमेश्वर की उपाधि। परमेश्वर की उपाधि मिली। और क्यों मिली इसको? इसने जो हर्षवर्धन था उसको परास्त किया था, उसी के चक्कर में इसको क्या किए? इसको उपाधि मिली, परमेश्वर की उपाधि मिली थी। ठीक है। और इसको एक और उपाधि भी मिली थी, वो थी दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि मिली थी, एक मिली थी दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि तो उसी में मिली थी जब इसने हर्षवर्धन को हराया था, और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इसको पहले मिल गई थी। तो की उपाधि धारण की, तथा दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी इसको मिली। अब जैसे कि हमने पढ़ाया था, पल्लव वंश के शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन। उसने क्या किया? पुलकेशिन दो को हराया था। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को? पल्लव वंश के शासक। पल्लव वंश के शासक, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। शासक, पल्लव वंश के शासक कौन से थे? बर्मन। कौन से? नरसिंह वर्मन। ठीक है, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन। इन्होंने क्या किया? पुलकेशिन को हराया। पुलकेशिन द्वितीय लगा देना, पुलकेशिन द्वितीय को हराया। और माना जाता है कि इसी लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसी में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। अच्छा, पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय को हराया है। तो पुलकेशिन द्वितीय कहां पर राज करता था? वातापी पर राज करता था। वातापी पर राज करता था ना। तो क्या किया बाद में? पल्लव वंश ने इस वातापी पर अपना अधिकार जमा लिया। किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। अब पुलकेशिन द्वितीय, माना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय इसी युद्ध में मारा गया, इसी लड़ाई में मारा गया। ठीक है, और बात करें नरसिंह वर्मन ने इसी युद्ध में एक इसको उपाधि मिली थी, वो मिली थी वातापी कोंड। क्योंकि वातापी जगह इसने हथा ली थी, तो इसलिए इसको उपाधि मिली थी नरसिंह वर्मन को। कौन सी? वातापी कोड। कौन सी उपाधि मिली थी? वातापी कोड की उपाधि। वातापी कोड की उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि इसने वातापी पर राज किया था, मतलब हथिया लिया था पुलकेशिन द्वितीय से। आक्रमण जीत गया था, मतलब युद्ध जीत गया था पुलकेशिन दो से। कौन? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन को इसी चक्कर में वातापी को जीता था, तो इसी चक्कर में उसको वातापी कोंड की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, अगर हम और बात करें इसमें और राजा, तो एक राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय। जैसे कि मैं बता चुका हूं, विक्रमादित्य द्वितीय, इसकी दो पत्नियां थी। विक्रमादित्य की दो पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी उसका नाम था लोक महादेवी। क्या नाम था? लोक महादेवी। और जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था त्रिलोक्य देवी। कौन कौन सी पत्नी थी मैं यहां लिख देता हूं। किसकी पत्नी थी? ये थी विक्रमादित्य टू की। विक्रमादित्य टू की दो पत्नी कौन कौन सी थी? एक तो थी कौन सी? त्रिलोक्य देवी, और दूसरी थी लोक महादेवी। लोक महादेवी और एक त्रिलोक्य देवी। तो इन्होंने दो मंदिरों का निर्माण करवाया। जो लोक महादेवी की बात करें तो इन्होंने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? लोक महादेवी ने। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव, कौन सा? विरूपाक्ष महादेव
का मंदिर का निर्माण, ठीक है, मंदिर का निर्माण। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष महादेव का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लोक महादेवी। किसकी पत्नी थी? वो थी विक्रमादित्य द्वितीय। और विक्रमादित्य द्वितीय कौन से वंश का राजा था? वो था चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश में किस जगह, कौन सी जगह का? वो था वातापी का। ठीक है, तो विक्रमादित्य द्वितीय की बात हो गई। अब त्रिलोक्य देवी, त्रिलोक्य देवी ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिलोक्य देवी ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उसको कह देते हैं त्रिलोकेश्वर। त्रिलोक देवी ने करवाया था, उसको क्या कह देते हैं? त्रिलोकेश्वर। यहां पर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, त्रि या फिर त्रिलोकेश्वर। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था त्रिलोक्य देवी ने। वो किसकी पत्नी थी? विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी वाली पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अगर हम बात करें आगे और, तो इसमें वातापी का, ठीक है, वातापी का जो, एक सेकेंड, वातापी का जो करता था कीर्तिवर्मन। वातापी का जो एक और राजा था वो था कीर्तिवर्मन। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात करते हैं जो वातापी था, अगर इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वातापी का निर्माण करता था कीर्तिवर्मन। वातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन। जैसा कि मैं पहले थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि कीर्तिवर्मन कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का ही था, प्रमुख राजाओं में से माना गया था, महत्वपूर्ण राजाओं में से। तो कीर्तिवर्मन ही वातापी का निर्माण करता था ठीक तरीके से। अब अगर हम बात करें, इसमें एक राजा और थे, कौन से? पुलकेशिन वन। तो पुलकेशिन वन को भी एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? अवनिज नाश्रय। अवनिज नाश्रय की उपाधि। ठीक है, अवनिज नाश्रय की उपाधि किसको मिली थी? पुलकेशिन वन को। यहां लिख देता हूं, पुलकेशिन वन को, पुलकेशिन वन को कौन सी उपाधि मिली थी? अवनिज नाश्रय। अवनिज नाश्रय की उपाधि। ठीक है, पुलकेशिन वन को अवनिजनाश्रय की उपाधि मिली थी। अब जो इंपोर्टेंट बताते आ रहा हूँ, पुलके जो अगर पूछ लिया गया अवनिजनाश्रय की उपाधि किसको मिली थी? पुलकेशिन वन को मिली थी। या फिर उल्टा करके पूछ लिया पुलकेशिन वन को कौन सी उपाधि मिली थी? तो अवनिजनाश्रय की उपाधि मिली थी। ऐसे ही एक उपाधि और मिली थी, वो की थे, बात करें आगे तो जो विनयादित्य था, विनयादित्य, जैसे ही मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो विनयादित्य था उसको भी एक उपाधि मिली थी। उसने क्या किया? एक मालवा को जीता था। मालवा एक जगह मध्य प्रदेश में, वो मालवा देखा होगा आपने, ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मालवा को जीता था। मालवा को किसने जीता था? विनयादित्य ने जीता था। इसलिए उसको भी एक उपाधि मिली थी। कौन सी? शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि। शकलोत्तर पथनाथ, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसको मिली थी? शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि मिली थी विनयादित्य को। किसको? विनयादित्य को उपाधि विनयादित्य को मिली थी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़े और इंपोर्टेंट तत्व हो गए। अगर हम इसके अंतिम राजाओं की बात करें, इसका जो अंतिम राजा था वो कौन था? इसका जो अंतिम राजा था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन था इसका अंतिम राजा? कीर्तिवर्मन द्वितीय। यहां पर लिख देता हूं, इस वंश का वातापी का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन अंतिम राजा? अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अगर हम बात करें जैसे कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में, आपको पहले भी बता दिया था, जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। और दंती दुर्ग ने ही किसको हराया था? वो हराया था कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। याद रखना ये वाला फैक्ट, कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हराया था? दंती दुर्ग ने हराया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब एक और इंपॉर्टेंट तथ्य, जो एहोल, आपने सुना नहीं होगा, शायद सुना भी हो। एहोल, एहोल एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। वो अभिलेख में
पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ी चर्चा बताई गई है, उसी के बारे में थोड़ा बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय के मतलब उसी के समकालीन में थे, मतलब उसी के बारे में बताया गया है। ऐहोल में पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में बताया गया है। ऐहोल यहाँ पे अभिलेख है, ऐहोल में अभिलेख है, वो अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के संबंध के बारे में बताया गया है। ऐहोल को क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको आप पढ़ लेना एक बार, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूं। तो ये हो गया दोस्तों चालुक्य वंश के बातापी जो शासक था, साम्राज्य था, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया। इसकी क्या, कौन से राजा थे, इनको क्या उपाधियां मिली थी, वो हो गया। अगर हम सब लास्ट चालुक्य वंश मतलब बेगी, कहा बेगी, बेगी की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के जो बेगी की बात करें, बेगी जगह है, वहां पर चालुक्य वंश स्थापित हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। उसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। और इनकी राजधानी कहां पे थी? बेगी में थी होगी राजधानी, बेगी। और बेगी पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजधानी बेगी में, आंध्र प्रदेश में। अगर इनके प्रमुख राजाओं की बात करें, इसमें देखो ज्यादा इसके कुछ राजाओं ने कुछ ज्यादा खास किया नहीं था, इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। अगर इनके प्रमुख राजाओं के बारे में लिखना है तो आप मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। इनके जो प्रमुख शासक हुए वो हुए जयसिंह, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, ठीक है। जैसे कह सकते हो जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय और जयसिंह द्वितीय। विष्णुवर्धन तृतीय भी इनके प्रमुख राजा हुए। अगर प्रतापी राजाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा जो इस वंश का हुआ, बेगी वंश में, मतलब चालुक्य वंश के बेगी जगह का जो प्रतापी राजा हुआ वो हुआ विजयादित्य। विजयादित्य जिसका सेनापति था पंडरंग, ठीक है। पंडरंग के बारे में शायद आपने सुना होगा हिस्ट्री में। तो पंडरंग ही इसका सेनापति था। किसका? विजयादित्य का। और सबसे प्रतापी राजाओं में से आता है। वो किसका था? बेगी जगह का, चालुक्य वंश का। तो दोस्तों ये हो गया चालुक्य वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं स्टोरी पेज फिर भी बोल रहा हूं, मैं स्टोरी बिल्कुल ऐसे नहीं बताऊंगा कि पूरी कहानी के तौर पे, कहानी के तौर पे चलते जाओगे, पूरी एक एक चीज कवर करते जाओगे तो टाइम भी निकल जाएगा और समझ में भी वहां तक ही आ पाएगा। समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं क्योंकि जब कहानी की तरह पढ़ते हैं समझ में तो आ ही जाता है कि वहां तक ही आ पाएगा और बाकी का सिलेबस पूरा छूट जाएगा। तो हम इस चीज को केवल क्रैश कोर्स के माध्यम से ले रहे हैं कि पूरा सिलेबस हमें खत्म करना है और पूरी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह ना जाए। तो इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके पास लेके आ रहा हूँ बार बार, ठीक है। आप सोच रहे होगे पूरा नहीं पता रहे, पूरा पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा तो आपने इतने दिनों से भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब मैं आपको केवल रिमाइंड कराने के लिए पढ़ रहा हूँ कि महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर क्या होता है, क्या हो सकते हैं। अगर जिसने भी पहले भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना, अगर ये भी पढ़ के देख ले कि कैसा क्या महत्वपूर्ण तथ्य, अगर वो बाद में भी पढ़ना चाहे ना तो आसानी से कर सकता है वो कवर, ठीक है। प्री तो क्लियर हो ही जाएगी अगर किसी ने इतना अच्छे से पढ़ लिया तो, जो मैं आज बता रहा हूं। तो बात करते हैं अगला वंश जो होगा वो होगा परमार वंश। अगला वंश कौन होगा? परमार वंश। परमार वंश की बात करें, परमार वंश, अगर परमार वंश के सबसे पहले संस्थापक की बात आती है तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो था उपेंद्र राज। कौन था? उपेंद्र राज। और जिसकी राजधानी थी धारा, जिसकी राजधानी धारा, ये अपने मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है। परमार वंश, परमार वंश, ठीक है, संस्थापक, परमार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? उपेंद्र राज, उपेंद्र राज। और राजधानी की बात करूं, राजधानी, ठीक है, राजधानी इसकी धारा, धार, ठीक है। और प्राचीन की बात करूं, बहुत पहले इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, प्राचीन राजधानी उज्जैन, प्राचीन राजधानी उज्जैन। जैसे आपने राजा भोज के बारे में तो सुना ही होगा, तो राजा भोज इसी वंश के शासक थे, बहुत अच्छे, प्रतापी, ज्ञानी, विद्वान, ठीक है, बहुत बढ़िया राजा थे जिनने बहुत
हर चीज में उनको ज्ञान था। प्रतापी तो थे ही, उनको हर चीज में ज्ञान था, चाहे विज्ञान में चाहे गणित में, हर चीज में ज्ञान था। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, माना जाता है इन्होंने तकरीबन 84 ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो उनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उनको अभी देखते हैं। क्या करना है, पहले स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जो प्रतापी राजा थे वो कौन है, भोज, राजा भोज इसके प्रतापी राजा हुए। राजा भोज ने, ध्यान से यहां पर लिख देता हूं, प्रतापी राजा, प्रतापी राजा, जो इसके प्रतापी राजा हुए वो हुए राजा भोज। राजा भोज ने, राजा भोज ने दक्षिण में, भोपाल के दक्षिण में एक झील का निर्माण करवाया और उस झील को बोलते हैं भोजपुर। याद रखना, भोजपुर झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया। कहां पर, भोपाल के दक्षिण में। पहले इसका नाम भोपाल नहीं था, भोपाल तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। और राजा भोज ने, देखो मैं बता रहा हूं, ऐसे अभी बोला था, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। चिकित्सा पे, गणित पे, व्याकरण पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और माना जाता है इन्होंने जो तकरीबन जो ग्रंथ लिखे वो 84 ग्रंथ लिखे। बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, ऐसे राजा थे हमारे राजा भोज, ठीक है, मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण में क्या किया, बहुत सारे अनेक ग्रंथ लिखे। और राजा भोज को एक उपाधि भी मिली थी, कविराज की उपाधि। ठीक है, राजा भोज को कविराज की उपाधि मिली थी, कविराज की उपाधि। जो अभी मैं बोलता जा रहा हूं, कुछ चीजों इसमें नहीं लिख रहा हूं, आप नोट करते जाना। ठीक है, कविराज की उपाधि किसको मिली थी, राजा भोज को कविराज की उपाधि मिली थी। भोज ने अपनी राजधानी में, ठीक है, भोज की राजधानी जो थी, धारा जो भी, तो भोज ने अपनी राजधानी में क्या बनवाया, भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया। और चित्तौड़ में भी एक मंदिर बनवाया, चित्तौड़ में भी एक मंदिर बनवाया। कौन सा, त्रिभुवन नारायण मंदिर। याद रखना, राजा भोज ने राजधानी में कौन सा मंदिर बनवाया, अपनी राजधानी में ही सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर बनवाया। तथा चित्तौड़ में क्या बनवाया, चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, राजा भोज ने बनवाए, सरस्वती मंदिर बनवाया, कहां पर, अपनी खुद की राजधानी में, अपनी राजधानी में, अपनी राजधानी में। और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया। अगर मैं राजा भोज की कुछ ग्रंथों के जो नाम है, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम अगर आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे कि आप लिख सकते हो, जैसे कि भोज के ग्रंथ 84 ग्रंथ माने जाते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सरस्वती कंठाभरण, लिख देता हूं चलो, सरस्वती कंठाभरण भोज के महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक है, राजा भोज के महत्वपूर्ण ग्रंथ 84 ग्रंथ समथिंग माने जाते हैं, 84 ग्रंथ तकरीबन। ठीक है, और जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि अभी बताया, एक तो है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठा, सरस्वती कंठाभरण। दूसरा है श्रृंगार मंजरी, दूसरा है श्रृंगार मंजरी। मैं यहाँ पे पूरे नहीं लिखूंगा, पर जो महत्वपूर्ण है बस वो ही लिखूंगा। एक है चारुचर्या, ये कौन सा है, चारुचर्या है। और एक है तत्व प्रकाश, एक है तत्व प्रकाश, ये कौन सा है, तत्व प्रकाश, चारुचर्या, तत्व प्रकाश। ठीक है, अगला जो लें, एक है व्यवहार समुच्चय, व्यवहार समुच्चय। एक है युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु। और अगर एक और बात करें तो एक है चंपू रामायण। ठीक है, चंपू रामायण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो हमने देख लिए, इतने ही बहुत हैं, वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय, युक्ति कल्पतरु और चंपू रामायण। ये किसके सब ग्रंथ है? ये है राजा भोज के। मैंने बताया ना, राजा भोज बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महाज्ञानी। इनके दरबार में ये बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे, ठीक है, लेकिन सब इनसे छोटे मान लो, क्योंकि इनको तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। 84 ग्रंथ इन्होंने लिखे, कितने महान राजा रहे होंगे, ठीक है। ये समथिंग 1100 तक थे, देखते हैं उसके बारे में बात करें। तो इनके राजा भोज के महत्वपूर्ण ग्रंथ ये हो गए, ठीक है दोस्तों। ये हो गए इनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इनके बारे में। अगर हम बात करें, ठीक है, परमार वंश इतना ही बहुत है। जो परमार वंश के जो थे वो महत्वपूर्ण, वो राजा भोजी थे, और भोज कितने महान थे वो देखा। ये महत्वपूर्ण तत्व। अगर आपको आगे पढ़ना है तो अब आप किसी बुक से जो अच्छी है, अगर ये पढ़ोगे उसके बाद पढ़ लेना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा कुछ फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम क्लियर करना है कैसे ना कैसे करके, कुछ कहानी किसी को सुनाना नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो एग्जाम क्लियर करो, फैक्ट को याद रखो, ऑप्शन लगाओ, निकलो। जब मेंस की बात आएगी तो मेंस के हिसाब से देखेंगे। अब तो मेंस में भी बिल्कुल उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, कोई रामायण वैसे भी नहीं लिखना, ठीक है, उतने ही वर्ड में लिखना है, पूरा सब कुछ पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। तो जितना फैक्ट है उतना ही आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया परमार वंश के बारे में। अगर मैं बात करूं अगला वंश चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश के बारे में देखते हैं। ठीक है, चंदेल वंश, चंदेल वंश। चंदेल वंश की बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको कुछ बात बता दूं, तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब प्रतिहार साम्राज्य का जब पतन हुआ था, उस टाइम पर बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का क्या हुआ? राजनीतिक इतिहास, मतलब चंदेल वंश का मतलब उद्भव हुआ, चंदेल वंश का उद्भव हुआ। या तो अगर देखो यहां से दो चीजें कवर हो गई हैं। प्रतिहार साम्राज्य कहाँ का था? बुंदेलखंड का। जब उसका अंत आया तो उसकी जगह किसने ले ली? वो ले ली चंदेल वंश ने, ठीक है, चंदेल वंश ने। और बता दूं, बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो था जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति किसका नाम था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, ठीक है, प्राचीन नाम था। अगर हम बात करें, अब आते चंदेल वंश के संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। कौन थे? नन्नुक, जो कि लगभग 831 ईसा पूर्व में इन्होंने इस वंश की स्थापना की। नन्नुक, ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके? नन्नुक। इसके संस्थापक थे नन्नुक, जिसने लगभग 831 ईसा में इस वंश की स्थापना की। और इसकी जो राजधानी, उसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी खजुराहो में। राजधानी कहां? खजुराहो। राजधानी खजुराहो में। पहले कालिंजर में थी राजधानी, पहले खजुराहो में बाद में आई। पहले कहां थी? पहले थी कालिंजर में, ठीक है, पहले कालिंजर में थी, बाद में खजुराहो में इसकी राजधानी बनाई। अगर और आगे चले, राजा धंग। राजा धंग की बात करें तो राजा धंग ने कालिंजर से खजुराहो शिफ्ट कर दी। राजा धंग किसके थे? वो भी चंदेल वंश के राजा थे, याद रखना। राजा धंग चंदेल वंश के थे, राजा धंग। इनने क्या की? पहले कालिंजर थी, ठीक है, कालिंजर से क्या कर दी उन्होंने अपनी राजधानी? खजुराहो कर दी। राजा धंग ने कालिंजर से खजुराहो कर दी, खजुराहो राजधानी बनाई, ठीक है। पहले राजधानी कालिंजर थी, बाद में खजुराहो में लेके आ गए। खजुराहो के बारे में तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश के इतिहास में भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। राजा धंग ने कालिंजर से राजधानी कहां पर शिफ्ट कर दी? वो कर दी खजुराहो में।
ठीक है। इसका एक और राजा यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। याद रखना दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं अभी भी। चंदेल वंश का राजा था कौन? यशोवर्धन। चंदेल वंश का राजा कौन था? यशोवर्धन था। उसने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है। कन्नौज पर किसका अधिकार था? जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, कन्नौज पर था प्रतिहार वंश का अधिकार, प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है। लेकिन चंदेल वंश के राजा थे यशोवर्मन, उसने क्या किया? कन्नौज पे हमला किया और प्रतिहार राजा जो था देवपाल, उसको क्या कर दिया? हरा दिया। और वहां से एक विष्णु की मूर्ति ले आया था। वहां पे एक विष्णु जी की मूर्ति रखी थी, वो ले आया था कौन? यशोवर्मन। और खजुराहो में विष्णु मंदिर में उसको बिठाल दिया। ये आप लिख सकते हो बना के, अब मैं इसको लिखूं, पूरा थोड़ा लिखूंगा, तो आप बस इतना लिख दो। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा, कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल, प्रतिहार के राजा उस टाइम पर कौन थे? देवपाल, उसको हरा दिया। और वहां से, कहां से? कन्नौज से क्या किया? वो लेके आए विष्णु जी की मूर्ति और उसको खजुराहो में बिठाल दिया। विष्णु जी की मूर्ति को खजुराहो में स्थापित कर दी, खजुराहो के मंदिर में स्थापित कर दी, खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दी। ठीक है। विष्णु मंदिर तो आप बोलते हैं, जब विष्णु जी आ गए तो विष्णु मंदिर हो गया, तो वहां पे उन्होंने विस्थापित कर दी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था राजा धंग। ठीक है। राजा धंग किस वंश के थे? बताया था, जब ये चल रहा है चंदेल वंश के थे। तो राजा धंग ने जो किया, तो जिन्नाथ, कौन कौन से मंदिर बनवाए? ध्यान रखना, राजा धंग ने जिन्नाथ, यहां पर लिख देता हूं, राजा धंग ने कौन कौन से मंदिर बनवाए? एक जिन्नाथ, ठीक है, जिन्नाथ, राजा धंग ने एक जिन्नाथ का मंदिर बनवाया, एक विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, एक वैद्यनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है। एक कंदरिया महादेव, ये आपने सुना होगा, कंदरिया महादेव, ये इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो राजा धंग ने करवाया। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया? राजा धंग ने करवाया। ठीक है दोस्तों, तो ये राजा धंग के जो मंदिर का निर्माण करवाया था उसकी बात हो गई। और आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या हो सकते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे चंदेल के शासक ने विद्याधर में, चंदेल वंश का एक शासक था, कौन था? विद्याधर। चंदेल वंश का एक शासक था विद्याधर, उसने क्या किया? कन्नौज के प्रतिहार शासक, कन्नौज का एक प्रतिहार शासक था, कन्नौज में प्रतिहारों का शासक था, बताया था। तो कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था राज्यपाल, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, राज्यपाल की हत्या कर दी। अब इसका कारण भी बताता हूं, क्योंकि पहले ध्यान रखना, चंदेल के शासक कौन थे? विद्याधर। चंदेल के शासक विद्याधर ने क्या किया? कन्नौज में जब प्रतिहार वंश का राज था, तो प्रतिहार वंश के जो शासक थे राज्यपाल, उसकी हत्या कर दी। क्यों हत्या की? इसका एक रीजन था, क्योंकि जब महमूद गजनवी जो आया था, उससे लड़ने के बजाय उसमें ही मतलब उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उनने मतलब थोड़ा लड़ा भी नहीं, लड़ने की कोशिश भी नहीं की। तो लेकिन ये चीज चंदेल शासक को थोड़ी बुरी लगी, विद्याधर को बुरी लगी, तो उसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। आपने आला उदल के बारे में भी सुना होगा। आला उदल भी किसी वंश के थे, मतलब वो इन्हीं के सेनापतियों में से थे, चंदेल शासक के। तो इन्होंने भी लड़ाई की पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की और वो लड़ाई में मारे गए। याद रखना, आला उदल दो अच्छे सेनापति थे, लड़ाकू थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई के समय मारे गए, आला उदल। ठीक है। और ये आला उदल कहाँ रहते थे? परमर्दी देव, परमर्दी देव, परमर्दी देव कौन, किस शासन का था? चंदेल वंश का। यहां पर लिख देता हूं, आला उदल कहां पर रहते थे? परमर्दी देव के दरबार में थे। आला उदल कहाँ थे? परमर्दी देव, परमर्दी देव चंदेल वंश का था। तो आला उदल जो थे वो किससे? आला उदल पृथ्वीराज चौहान से
युद्ध, पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध चल रहा था उस टाइम ये मारे गए थे। अगर मैं इसके अंतिम शासक की बात करूं, इसका जो अंतिम शासक था चंदेल वंश का, वो कौन था? परमर्दी देव ही था। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? परमर्दी देव ही था। और लगभग इसने 1165 से लेकर 1203 मतलब 38 साल, 1165 से 1203 मतलब 1203 में ही चंदेल वंश का खात्मा हो गया। ठीक है, बहुत चला ना, बहुत ये हमने कब से पढ़ रहे हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ले रहे थे ना, तो तभी आया था। तो अंतिम शासक इसका था परमवर्दी देव, और वो था 1165 से लेकर 1203 मतलब तकरीबन 38 साल इसने शासन संभाला। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा अगर और ज्यादा लेंगे, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन से? मध्यकालीन भारत की। तो यहाँ पे जो चार हमने वंश पढ़ाए थे, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक महत्वपूर्ण काम और, इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जो वीडियो अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।